is the purpose of this entire discussion, and we'll quickly start with so when the entire universe was formed, there were three parts which I plan to take up in today's short lesson, and that is कि बिग बैंग क्या था, जो आपको अभी आपने लेक्चर अटेंड करा उसमें उन्होंने बताया बिग बैंग की स्टार्टिंग क्या हुई, स्टार्स कैसे बने, एंड स्टार्स के बाद स्टार्स की जो डेथ होती है जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं वो क्या होता है, और इस सबसे हम लोगों को क्या मतलब है, इस सबसे हम लोग को क्या फर्क पड़ा, क्या चीजें हुई. सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, देयर इज सम पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड डेफिनेटली. I must apologize जिन लोगों को मैथ्स में who are not very comfortable. I won't go too much into that, and I cannot in fact ये complicated चीजें हैं. I have given you again, जैसा पिछली बार भी था, वेबसाइट पे बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल दिया है. ये केवल ओपनिंग है. You can definitely आप सारी चीजों को you can study. When the entire universe was formed in first 3 minutes, it was very simple. बहुत कम चीजें थी. इलेक्ट्रॉन्स थे, एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का पोजिट्रॉन था, जिनका दोनों कहीं ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं, and photon, neutrino and anti-neutrinos the. These were there, these particles were there at starting of the entire Big Bang, and just these Big Bang के बाद बहुत ही homogeneous था, हर तरफ एक ही टाइप की चीज थी, टेम्परेचर भी एक ही था. It was cooling down definitely, पहले सेकंड से ही काफी तेज स्पीड से कूल डाउन हो रहा था. एनर्जी की डेंसिटी कांस्टेंट थी, बिकॉज एनर्जी we know second law of thermodynamics states की energy of the entire cosmos is same रहती है. So energy is one part, and again E is equal to mc square. सारी चीजें मास एंड एनर्जी आपस में रिलेटेड था. सारी चीजें जितने भी पार्टिकल्स बन रहे थे वो एनर्जी के थ्रू बन रहे थे. स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन कम्स इनटू व्यू कि कैसे एनर्जी के हिसाब से टोटल टेम्परेचर एंड एनर्जी के हिसाब से अलग अलग पार्टिकल्स कितने रहे, एंड दीज आर इसेंशियल. ये सारी चीजें गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल बनाती है. आई एम गोइंग टू डिस्कस इन वेरी शॉर्ट गोल्डीलॉक्स का मतलब क्या हुआ इस पूरी चीज में. लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो समझना जरूरी है, या आप इससे शुरुआत कर सकते हैं समझने की, कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनसे फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनोस प्रोड्यूस हो रहे थे. एंड इनिशियल पार्ट में जब तक चार्ज पार्टिकल्स अलग थे, फोटोन ट्रेवल नहीं कर पा रहा था. तो यूनिवर्स वाज इट वाज नॉट ल्यूमिनेटेड. लाइट ट्रेवल नहीं कर पा रही थी बिकॉज दे वर चार्ज पार्टिकल्स जो लाइट के फोटोन को रोक ले रहे थे, फोटोन को कहीं जाने नहीं दे रहे थे. दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द एंटायर थिंग. इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए न्यूक्लियर पार्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू न्यूक्लियर पार्टिकल्स. आई कैन नॉट इन 30 मिनट्स, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने काफी सारी वेबसाइट्स बनाई, लिंक्स डाले हुए हैं जिससे आप जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स. फाइनली प्रोटॉन किससे बनता है, न्यूट्रॉन किससे बनता है, क्वार्क्स क्या होते हैं, अप डाउन क्वार्क्स, म्यून्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या है. क्योंकि इनिशियली these were the only things which were there in the entire cosmos. केवल यही चीजें थी जिनसे पूरी चीजें आगे बढ़ रही थी. प्लैंक which is the smallest unit, लास्ट टाइम आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें हम लोगों ने रिलेटिव हर एक चीज की टोटल वो देखा था कि डायमेंशंस देखे थे. प्लैंक इज द स्मॉलेस्ट थिंग, एंड ये सारी चीजों से ही आगे यूनिवर्स आगे जा रहा था, बन रहा था. यहाँ पे अगेन वन मोर पार्ट which was there in lecture also, dark matter and dark energy. This again is something very interesting, जिसको अभी तक साइंटिस्ट थ्रू आउट द saying कि हम लोग बहुत नहीं समझ पाए हैं. बहुत नहीं समझ पाए मतलब 100% डिसाइफर नहीं कर पाए हैं. ऑब्वियसली काफी हद तक काफी चीजें इनसे रिलेटेड समझ में आई हैं. You can look into these things. There are number of lectures available. There are number of books available. I have referred to a very interesting book, First 3 Minutes by Stephen Weinberg. And if you want, you can search of this book. ये PDF form में available है. That will be piracy. Definitely you can buy it. That is better. लेकिन in case आप buy नहीं करना चाहते हैं तो you can search for this book. And this author holds Nobel Prize. He was given Nobel Prize. So definitely इन्होंने जो भी लिखा है, that is something very interesting. Depth में जाने की जगह I'll try to just this was जो world की शुरुआत थी after Big Bang, and then there were not many things available. As you see, just nuclear particles थे. Atom नहीं बना था क्योंकि इतनी ज्यादा टेम्परेचर वाज सो हाई दैट एटम का बनना पॉसिबल नहीं था.
दैट इज फर्स्ट थ्रेशोल्ड. सेकंड थ्रेशोल्ड में जो आज का सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. ऑलमोस्ट इनिशियली 400 मिलियन 4 लाख साल बाद, which is almost 500,000 years after the formation of Big Bang, stars began to form. Now when we think of stars, there is something we keep on trying to understand कि stars कैसे बने, how was it कि stars came into being, क्यों बने. And यहाँ पे गोल्डीलॉक्स कंडीशन आ रही है कि see it was very homogeneous, सब तरफ एक ही जैसा था. ऐसा क्या हुआ कि कुछ आके क्लम्प होने लगा. यहाँ पे you'll have to understand the four forces. There are four forces which you all would be aware of: gravitation force, electromagnetic force, weak interaction and strong interaction, जिनको न्यूक्लियर लेवल पे हम लोग बोलते हैं. एटम के अंदर वीक न्यूक्लियर रिएक्शन, वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी. See, there are particles floating in universe, and with जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आ रहा है, एटम बन रहा है. एटम बन रहा है, चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ रहे हैं, एटम बन रहा है, तो क्लम्प्स बनते जा रहे हैं. इनिशियल एटम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दीज वर द ओनली टू एलिमेंट्स व्हिच वर अवेलेबल इनिशियली. इनके बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बन रहे थे. Now what gravity did was it clammed it together. Gravity का जो प्रिंसिपल है कि आप कहीं भी अगर होमोजीनियस नहीं है, जब तक सब एकदम बराबर है, तब तक कुछ कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता है. जहां भी थोड़ा ज्यादा हुआ, हाइड्रोजन या हीलियम आसपास आ गए, ग्रेविटी उनको खींचने लगी, एंड ग्रेविटी खींच के कंबाइन करके उनको बनाने लगी, एंड उससे ग्रेविटी और बढ़ने लगी. इट स्टार्टेड अ चेन रिएक्शन. जैसे ही मास बढ़ने लगा और एटम्स पास आने लगे, वैसे ही उनका मास बढ़ने लगा, ग्रेविटी उनकी बढ़ने लगी और चीजों को खींचने लगी. And that is how stars started. Stars का क्या हुआ, अलग अलग पूरा ही ग्रेविटी ने बिलियंस ऑफ स्टार्स उनको खींचा एंड एक फनल बन गया. सी, अब होमोजीनियस से कुछ अलग, कुछ चेंजेस आने लगे. वो चेंज क्या था? स्टार के अंदर क्या होता है, जो हम लोग के हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, कि प्रोटॉन से हीलियम बनता है. दो प्रोटॉन्स फ्यूज होके, यू कैन लुक इनटू दिस, बहुत इजीली आपको इससे रिलेटेड मैटर मिल जाएगा. लेकिन दिस इज इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, एंड दिस इज इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ हाउ द सन इज वर्किंग, हाउ ऑल द स्टार्स आर वर्किंग, कि दो प्रोटॉन्स फ्यूज होके हीलियम एटम बनते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड दिस एनर्जी इज समथिंग व्हिच एक्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी. सी, अ स्टार में ग्रेविटी इज ट्राइंग टू पुश इट टुगेदर, एकदम करीब लाने की कोशिश कर रही, स्टार को क्रम्प कर रही है, एंड ये जो फ्यूजन एनर्जी है ये उसको बाहर खींच रही है. तो दीज टू आर बैलेंसिंग आउट. स्टार की जो लाइफ होती है वो इनकी बैलेंसिंग आउट से ही होती है. जब फाइनली स्टार बर्न्स आउट, स्टार की जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं, पूरे हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ग्रेविटी उनको अंदर पुश कर देती है. नाउ अगेन इफ यू लुक एट द एंटायर आफ्टर बिग बैंग, द एंटायर कॉस्मोस, टेम्परेचर नीचे आ रहा था. ग्रेविटी से कुछ स्टार बन रहे थे, कुछ का मतलब कई बिलियन स्टार्स, बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार्स, जो हीट वापस प्रोड्यूस कर रहे थे. तो दे आर डिफरेंस नाउ. एक तरफ टेम्परेचर नीचे आ रहा है, एंड जो स्टार्स हैं उनके अंदर फ्यूजन एनर्जी के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है. एंड इससे हम लोग को क्या मतलब है? सी, व्हाट हैपेंस, जब स्टार में एनर्जी टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो सिंपल हीलियम एटम है उससे और कॉम्प्लेक्स एटम्स बनने लगते हैं. पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कम्स डाउन इज हीलियम, जो आपकी इनर्ट गैस होती है, एंड फिर उससे ऊपर जितने भी हैं वो प्रोटॉन्स आपस में फ्यूज होके अलग अलग एलिमेंट्स बनाने लगते हैं, टिल 26th एलिमेंट, दैट इज आयरन. ये स्टार्स की कोर में बन रहा है. दिस इज समथिंग जो स्टार्स में बन रहा है. आई विल शो यू अ वेरी स्मॉल वीडियो ऑन दिस थिंग. होपफुली आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे. Hopefully आप लोगों ने कार्ल सेगन की बुक पढ़ी होगी, The lives कॉस्मोस. and deaths of the stars seem impossibly remote from human experience, and yet we're related in the most intimate way to their life cycles. The very matter that makes us up was generated long ago and far away in red giant stars. A blade of grass, as Walt Whitman said, is the journey work of the stars.
The formation of the solar system may have been triggered by a nearby supernova explosion. After the sun turned on, its ultraviolet light poured into our atmosphere, its warmth generated lightning, and these energy sources sparked the origin of life. Plants harvest sunlight, converting solar into chemical energy. We and the other animals are parasites on the plants, so we are, all of us, solar-powered. The evolution of life is driven by mutations. They're caused partly by natural radioactivity and cosmic rays, but they are both generated in the spectacular deaths of massive stars thousands of light years distant. Think of the sun's heat on your upturned face on a cloudless summer's day. From 150 million kilometers away, we recognize its power. What would we feel on its seething, self-luminous surface or immersed in its heart of nuclear fire? And yet, the sun is an ordinary, even a mediocre star. Our ancestors worshipped the sun, and they were far from foolish. It makes good sense to revere the sun and the stars, because we are their children. We have witnessed the life cycles of the stars. They are born, they mature, and then they die. As time goes on, there are more white dwarfs, more neutron stars, more black holes. The remains of the stars accumulate as the eons pass. But interstellar space also becomes progressively enriched in heavy elements, out of which form new generations of stars and planets, life and intelligence. The events in one star can influence a world halfway across the galaxy and 1 billion years in the future. See, Carl Sagan has worked a lot, and he was the first person who came out with this particular thing कि we are from stars, हम stars हैं, which is a very strange. जब ये बात पहली बार आई कि आप सोचिए कि आप यहाँ पे हैं, कोई आपसे कहे कि आपकी बॉडी का हर एक एटम किसी ना किसी अलग तारे से बन के आया है. That sounds very strange, but it is the fact. जब वर्ल्ड बिग बैंग के बाद कॉस्मोस बना तो केवल हाइड्रोजन एंड हीलियम था, ड्यूटेरियम्स थे, कुछ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे. उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स बने हैं वो सारे ही एलिमेंट्स स्टार्स में बने, अलग अलग स्टार से, एंड वो टूट के उन्हीं के मेटोराइट से या किसी अलग फॉर्म में वो वापस अर्थ पे आए, which I plan to take up in my next discussion if you will be interested. लेकिन it sounds very strange. जब मैंने भी पहली बार सुना मुझे भी बहुत अजीब सा लगा कि हर बॉडी का हर एक हिस्सा किसी ना किसी तारे से आया है, किसी ना किसी तारे का हिस्सा है. एंड इट्स नॉट ओनली स्टार. स्टार के बाद the next part, which is perhaps equally interesting and which you should be aware of, is dying star. Star की death. Star की death से हमें क्या फर्क पड़ता है? See, when a star dies, first part पे अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा, बिग बैंग में होमोजीनियस मैटर था, केवल हाइड्रोजन और हीलियम थी. उसके बाद जैसे जैसे ठंडा हुआ, ग्रेविटी ने स्टार्स बनाए, बिलियंस ऑफ स्टार्स, एंड स्टार्स का अपना एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया. उसके अंदर एनर्जी बनने लगी, बिकॉज एनर्जी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. सब कुछ एनर्जी से जुड़ा है, एंड उस फ्यूजन एनर्जी के थ्रू ही और एलिमेंट्स बनने लगे. यहाँ पे वी डिस्कस्ड forces. Gravitation force is something which is important and which is responsible for this whole thing. Gravitation force depend करता है mass पे. So it is again a chain reaction. कुछ करीब आए, उनका मास बढ़ा, उन्होंने और ग्रेविटी बढ़ी और को करीब खींचा, एंड उस पूरे खींचने के बीच में स्टार्स बनने लगे. स्टार्स के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से वापस बढ़ने लगा, एंड उसमें आपके नए एलिमेंट्स बनने लगे. Now very quickly I'll come to the third part. Finally I'll just discuss 3 parts today. छोटा सा लेक्चर instead of boring you too much on Sunday. The third part is स्टार का क्या होता है. And see, इसमें I'm not very well qualified. You can, there are books by Stephen Hawking जिसमें इसमें बहुत अच्छे से लिखा है, and even लॉरेंस क्रॉस ने इस पे बहुत अच्छी रिसर्च करी है. लॉरेंस क्रॉस की बुक आपको आसानी से मिलेगी नहीं, स्टीफन हॉकिंस की सारी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी. एंड वहां पे पूरी स्टार की लाइफ साइकिल को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है. स्टार एक बैलेंस होता है, उसके अंदर फ्यूजन हो रहा है जिससे सारे प्रोटॉन्स हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, और बाहर से उसको ग्रेविटी पुश कर रही है, अंदर से ये उसको बाहर पुश कर रहा है. जब तक ये बैलेंस बना हुआ तब तक स्टार की लाइफ है.
अपने सन की भी जो है 5 बिलियन ईयर्स का है। तो ये लाइफ तब तक एक बैलेंस में बनी हुई है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे अंदर का और एनर्जी होने लगती है, एंड फिर स्टार डाइज आउट। स्टार डाइज का मतलब ही क्या हुआ कि जितना भी उसके पास प्रोटॉन था, जितना भी हाइड्रोजन था, पूरा बर्न आउट हो गया, सब हीलियम में कन्वर्ट हो गया। फिर ग्रेविटी विंस। there's a cosmology में there's a very interesting saying कि gravity finally always wins. Gravity wins and gravity उसको पुश करती है, कोलैप्स हो जाता है पूरा स्टार। जब स्टार कोलैप्स होता है तो वापस उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, एंड वो टेम्परेचर जो इनिशियली स्टार के बर्निंग के टाइम वाला टेम्परेचर होता है, जो अभी सन का टेम्परेचर है, उससे भी काफी ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो अगेन एलिमेंट्स और हैवी बनने लगते हैं। इनिशियली स्टार में 26th पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल आपका आयरन बना, उसके ऊपर क्या पीरियोडिक टेबल में 90 तक के जितने एलिमेंट्स हैं वो बर्निंग स्टार से बनते हैं। स्टार जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा वो बर्न होता है, और उतना ही ज्यादा ग्रेविटी उसको फोर्स करती है। ग्रेविटी उतनी ही स्ट्रांग होती है, बड़े स्टार का मतलब मासिव स्टार, उतना ही बड़ा स्टार, उतनी ही ग्रेविटी ज्यादा हुई, उसको फोर्स करी छोटे पे लाने के लिए, एंड जैसे जैसे पुश करती रही टेम्परेचर बढ़ता रहा, एंड फाइनली जो बहुत बड़े स्टार होते हैं वो बर्न आउट होते हैं सुपरनोवा में। सुपरनोवा इज, आप में से काफी सारे लोगों ने कई बार देखा है आसमान में तारा जब बर्न आउट होता है तो दिखता है टूटता हुआ तारा, हम लोग बोलते हैं बर्निंग आउट स्टार देखते हैं। उसके तमाम सारे, हर एक फिलॉसफी में अलग अलग चीजें बताई गई है, माइथोलॉजी में, लेकिन वो सारी चीजें यूजलेस नहीं है। उस बर्निंग स्टार से बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि स्टार तक तो केवल 26 एलिमेंट बन पाए, उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स बने वो बर्निंग स्टार से बने। So maybe not literally, but somewhere in the form we, जो बर्निंग स्टार है उससे लाइफ बनी, बर्निंग स्टार से ही हम लोग बने। सुपरनोवा जो फॉर्म है वो उससे बना, सारे एलिमेंट्स उससे बने। सो दिस इज व्हाट इज द थर्ड पार्ट। इनिशियली बिग बैंग हुआ, सारी चीजें होमोजीनियस थी। सेकंड पार्ट में कुछ चीजें करीब आई, ग्रेविटी ने पुश करा, एंड केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुए, केमिकल एनर्जी। उसके पहले तो केवल ग्रेविटेशनल थी, केमिकल एनर्जी से और चीजें बनी, एंड फिर जब स्टार बर्न आउट हो गया सुपरनोवा में तो आपके पास 90 एलिमेंट्स आ गए। अब एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं, अब वो अलग अलग एलिमेंट से चीजें बन सकती हैं, ये सारी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन, एंड मैं आपको कुछ चीजें छोटे में, जो इस कहीं भी आप कॉस्मोलॉजी की कोई चीज अगर अटेंड करें उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताएंगे। इसमें से वन पार्ट इज गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल। आप सबने आई एम श्योर गोल्डीलॉक की कहानी सुनी होगी, अगर किसी ने नहीं सुनी है तो गोल्डीलॉक इट्स बच्चों की स्टोरी है कि वो 3 बेयर के घर में गई, 3 भालुओं के घर में। उसने पहले पुडिंग्स खाई, एक पुडिंग बहुत गर्म थी, कुछ बहुत ठंडी थी, जो अच्छी पुडिंग थी वो उसने खा ली। चेयर पे बैठी, कुछ चेयर बहुत हार्ड थी, कुछ बहुत सॉफ्ट थी, जो ठीक ठाक चेयर थी उस पर उसने फाइनली बैठ गई, एंड फिर वो बेड में गई। पापा बियर का जो बेड था वो बहुत ही हार्ड था, और जो मम्मी का था वो बहुत सॉफ्ट था, कंफर्टेबल नहीं था, दो साइड्स, एंड वो बेबी के बेड पे सो गई। जब बियर्स आए तो वो भाग गई। The part of out here, Goldilocks principle is used in number of places. It is used in finance. It is used in everyday life. Goldilocks principle का मतलब होता है appropriately सही, ना कम ना ज्यादा। कॉस्मोलॉजी में इसका बहुत यूज होता है। गोल्डीलॉक प्रिंसिपल्स बोलते हैं कोई भी प्लैनेट तब बन सकता है जब सब कुछ सही हो रहा हो, एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, बिलियंस ऑफ सन हैं, गैलेक्सीज बनी, स्ट्रक्चर्स बने, गैलेक्सीज हैव स्ट्रक्चर्स, यू कैन सी मेनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये सब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे थे, वो सारी प्रोबेबिलिटीज मैच कर रही थी, तो ये बन रहा था। एंड इससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज जब मैच कर रही थी तो लाइफ बनी। लाइफ अगेन विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, लाइफ कैसे बनी। बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज थी, उनमें से कोई एक चीज मैच हो रही थी गोल्डीलॉक प्रिंसिपल्स के लिए। लेकिन अगेन इफ यू लुक, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो ये प्रोबेबिलिटीज कई बार आ रही होंगी। एंड इट इज नॉट ओनली स्पेस, इट इज ऑल्सो टाइम। 13.8 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। लाइफ जब बनती है, लाइफ की जो प्रोसेस होता है, फिर कहीं किसी प्लैनेट बना, प्लैनेट में लाइफ हुई, ओरिजिनेट हुई, एंड डाई आउट हो गई। 13.8 बिलियन ईयर्स बहुत बड़ा होता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि कहीं और लाइफ बन रही होगी या बन के खत्म हो चुकी होगी। वी आर नॉट अवेयर डेफिनेटली, लेकिन इट गिव्स यू समथिंग टू थिंक अबाउट। Second thing which I'll perhaps you can think over are models of physics. Physics में कई models हैं, standard model है, unified theory है, M theory है, multiverse की theory है। ये सारी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप इन सबको if you are interested you can read about them. You should read about them. थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना ही चाहिएगा। I'll show you my
जो वेब पेज हम लोग की वेबसाइट पे बना हुआ है उसमें सब कुछ नहीं है, केवल इनके लिंक्स हैं इन जगहों के जहां से आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इनके बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप सबको ही थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए, बहुत डेप्थ में इवन इफ अगर नहीं भी है तो भी मल्टीवर्स क्या हुआ, एम थ्योरी बोलती है 11 डायमेंशंस, 11 अलग अलग मल्टीवर्सेस हैं। 11 डायमेंशन इज समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग। हम लोग तो 4 डायमेंशन, नॉर्मली 3 डायमेंशन की बात करते हैं, 11 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? उसके पहले ग्रैंड थ्योरी में 10 डायमेंशन थे, 11th डायमेंशन आ गया। These things are they require a lot of imagination definitely, but they are interesting and the entire world, it is not hypothetical, इसमें सब साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, इसमें से काफी सारी चीजें प्रूव हो रही हैं, काफी सारी चीजें प्रूव होने की जरूरत है, तभी आगे बढ़ पाएगी। I've come to almost end of my particular lecture. आपको केवल एक, there's a very interesting video which I like to show to you. I won't take too much of your time. Hubble Space Telescope is famous for looking deep into the past of the universe, but it can also predict the future. ये वेबसाइट है, Pictures made by Hubble over the years इसमें हबल की सारी फाइंडिंग्स दी हुई हैं। show us the fate of the solar system, a troubling but beautiful preview of what will happen when the sun runs out of fuel more than 5 billion years from now. This is not fiction, ये एक्चुअल हबल की फाइंडिंग्स हैं, इन्होंने जनरेट करी है नासा ने। Standards, but less than halfway through its expected lifespan. However, by observing countless stars similar to the Sun, scientists now have a good idea of what will happen to the solar system in the very distant future. Stars are balls of matter that produce energy mainly by fusing together atomic nuclei of hydrogen, forming helium. Now, when two nuclei fuse together, their combined mass is slightly less than the sum of the two original nuclei, and the difference is released as energy. That's where sunlight comes from. And it's also the process that powers thermonuclear bombs. But while thermonuclear bombs use up their fuel in just a fraction of a second, stars are big enough to sustain nuclear fusion for millions or indeed billions of years, before they too eventually run out of fuel. What happens next depends on the size of the star. Really big stars explode as supernovae after only a few million years. While the smallest stars burn slowly enough to be virtually immortal, their expected lifespan is much longer than the present age of the universe, meaning that we've never seen one die. But for stars like the Sun, which have a lifespan measured in billions of years, astronomers have made many observations of what happens when the fuel supply runs out. They end with a whimper, not a bang. Here's how it goes, as revealed by Hubble observations of dozens of stars at different stages of evolution. First, the star swells up and cools down a little, becoming a so-called red giant. When the Sun does this, it will destroy the inner planets of the solar system. Next, the outer layers are puffed out, forming a dense cloud of gas and dust that totally obscures the visible light from the star. This stage, called a preplanetary or protoplanetary nebula, is tough to observe as it's so faint. Only dim infrared This video I have given you link in case you are interested, तो आप पूरा देख सकते हैं. And लेकिन हबल का I have included this, इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. इन्होंने जो इसकी वेबसाइट दी हुई है,
हबल के जितने भी वो चले हुए हैं, जितने भी पार्ट्स अभी तक इन्होंने, जो भी इनके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इन सबका डिटेल they have given, and I'll show you. ये हबल टेलीस्कोप की साइट्स है जिसपे इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. परहैप्स यू कैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन वॉच देम एनी टाइम. इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है इसको वॉच करने में. एंड द अनदर पार्ट आपका जो है, which I like to quickly show you, is just a second. See, this is the website जहाँ पे big dash history, आप vitk.vision.org.in के बाद big dash history पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी हुई हैं. ये आपको, आप आके पूरा नासा का ये पर्टिकुलर वीडियो, जितने भी और वीडियोस हैं, ये सारे आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो. रिसोर्स मटेरियल है, कुछ चीजें बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं. देयर इज वन पर्टिकुलर साइट जहाँ पे प्लानिटरी अवेयरनेस है, एंड इसको अगर आप देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो दिखाता है कि कैसे कैसे फ्यूचर में अर्थ पे चेंजेस आएंगे. 2020 में हम लोग हैं, 70 तक कितनी एरिया इनहेबिटेबल है जो नहीं हैबिट करने लायक बचेगी, कितना वाटर पे फर्क पड़ेगा. दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग साइट, यू शुड विजिट दिस साइट. हबल टेलीस्कोप वाली साइट आपको दिखाई, इसका एक वीडियो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा. यू कैन डेफिनेटली एक्सपैंड ऑन दिस वीडियो. एक्सोप्लैनेट आप जानते होंगे. एक्सोप्लैनेट बोलते हैं वो सारे प्लैनेट जो हम लोग के सोलर सिस्टम के बाहर हैं. तो देयर आर न्यूमरस एक्सोप्लैनेट्स, एंड इसका पूरा डेटा है इन टैबुलर फॉर्म, डेटा साइंस के थ्रू इन्होंने एनालाइज करा हुआ. दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, यू कैन सी दीज थिंग्स. न्यूक्लियर फिजिक्स के जो पार्टिकल्स जिस पे आपसे बात कर रहे थे, उसका आप डिटेल्स थोड़ा बहुत देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो. देयर इज अनदर थिंग विच आई फील कि यू शुड बी अवेयर ऑफ. होपफुली आप में से कई लोग तो जानते होंगे, हम लोग यूट्यूब पे काफी लेक्चर्स देखते हैं, लेकिन आप में से अगर आपने नहीं मालूम है तो आप टेड टॉक होता है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड डिजाइन. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. टेड टॉक्स हैं जिसमें जो ये लोग इनवाइट करते हैं जो वर्ल्ड के टॉप लोग हैं उनके लेक्चर्स देने के लिए. एंड दिस वाज स्टार्टेड इन 90s. एंड इसमें इंडिया के भी कई लोग, शाहरुख खान के कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं. लेकिन यहाँ पे टॉप साइंटिस्ट के लेक्चर्स हैं, टॉप लोगों के लेक्चर हैं. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू कैन, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो अच्छा लगे वो यू कैन चूज दोस कैटेगरीज. इसमें आपको फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बारे में, लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बहुत सारी चीजों पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे. एंड दीज आर ऑथेंटिक, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वर्ल्ड के टॉप लोग हैं. सो अगेन सी, यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारी चीजें हैं. इट कम्स डाउन टू डेटा माइनिंग, हमें सही डेटा ऑथेंटिकेशन भी, कि हमें सही क्या है, उसमें से जेन्युइन क्या है, क्या अननेसेसरी चीज है, क्या गलत क्लेम है. सो इसमें थिंग्स लाइक टेड टॉक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. टेड टॉक का एक ऐप भी आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड देन आप उसको, जो भी लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप चीजें देख सकते हैं. सो डेफिनेटली ये भी मैंने आपको अपनी वेबसाइट में इसका भी लिंक दिया हुआ है. आई होप कि इसमें से जितनी भी मटेरियल मैं आपको, जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, उसमें से कुछ चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, कुछ चीजें में आप आगे वेंचर आउट करेंगे, कोशिश करेंगे इसको समझने की, पढ़ने की. एंड दैट इज द होल पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन. थैंक्स फॉर कमिंग, अटेंडिंग दिस थिंग. Next week I'll try to start with the solar system and life. लेकिन it really depends कि अगर आप लोग को interesting लग रहा है, then only we'll go ahead with the whole thing. I'll again request कि आप अगर जो भी मैटर है, जो भी मटेरियल है, अगर उस पर आप जाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप कर सकते हैं. गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. पॉल डेविस की बुक है गोल्डीलॉक एनिग्मा की, विच इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें हर एक प्लैनेट कैसे बना, लाइफ कैसे बना, एंड इसमें प्रोबेबिलिटी का कितना पोर्शन है. दैट इज समथिंग which brings a new dimension to your thoughts, new dimension to your things. It is all chance के हिसाब से बन गया, और ये चांस कितनी बार अकर हो सकता है. ये वही चांस है जिसके कारण कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया. लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि अपनी, हम लोग की जो टोटल सभ्यता है, इसमें कितनी बार चांस के हिसाब से म्यूटेशन होता है. इट इज कंप्लीट चांस म्यूटेशन जो हुआ. तो ह्यूमन बीइंग्स का जो टोटल एडवेंट है, वो भी एक चांस था, म्यूटेशन था जीन में, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग्स बने. हर एक स्पीशीज अलग अलग चांस के थ्रू आती है. दिस इज व्हाट आई प्लान टू टेक अप नेक्स्ट वीक. If you will be interested, then we'll go forward. Thanks for attending this whole thing.
and have a happy, I wish you all to enjoy this weekend full of thought. Thanks for coming. I'll like quickly summarize with there's one particular song which I have maybe, but if you like, you can leave or. Professor Hawking, how did the universe start? With a Big Bang? We observe that distant galaxies are moving away from us. They must have been closer together in the past. This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. Tyler. The beginning of the universe and of time itself. Anything that happened before the Big Bang could not affect what. You can leave now if you are interested. This is just a song. Give some picture. अगर आप interested हो तो सुन सकते हैं. The poetry of the expanding universe. Thank you for coming. The poetry of the complexity of life. We're not normally equipped to understand, and science gives it. Science is opening your eyes to the wonderfulness of what's there. Science is opening your eyes to the poetry of the expanding universe. To come to you, Carl Sagan, could you help me by putting into layman's terms what was involved with this Big Bang? The early cosmos was everywhere, white hot. But as time passed, the radiation expanded and cooled. Then little pockets of gas began to grow steadily brightening. We call them the galaxies. It was the beginning of the universe and of time itself. Anything that happened before the Big Bang could not affect what happened after. The poetry of the expanding universe. The poetry of the complexity of life. We're not normally equipped to understand, and science gives it. In the Big Bang we had equal amounts of matter and antimatter, and as soon as these met each other, they annihilated together. And this battle played out whilst the universe expanded in its first minute of existence. They annihilated together. And this battle played out whilst the universe expanded in its first minute of existence. They annihilated together. It's not all that hard to detect the Big Bang. All you need to do is change the channel until you come between two stations. All you need to do is change the channel. About 1% of the snow and noise comes from the Big Bang itself. We're all eavesdropping on the birth pangs of the cosmos. It was the beginning of the universe and of time itself. And this battle played out. Science is opening your eyes to the poetry of the expanding universe. And this battle played out. Thank you for attending the lecture. Have a nice weekend. Bye.